दोस्तों, एक इंसान अपनी दुनिया में व्यस्त था, मस्त था। तभी एक दिन अचानक से उसे अपनी 11 साल पुरानी पत्नी की याद सताने लगती है। दोस्तों, उस गांव की याद सताने लगती है। वह कच्चे रास्ते, वह बगीचे, वह पोखरे, वह जगह जहां पर अपने पत्नी के साथ अपनी जिंदगी के कुछ बेहतरीन लम्हे गुजारे थे, उन सब चीजों की उसको याद आने लगती है। वह इतना बेचैन हो जाता है कि अगले दिन सुबह उठकर वह उस जगह से 70 किलोमीटर दूर अपने पुराने ससुराल पहुंच जाता है। दोस्तों, जब वहां पर जाता है तो उन जगहों को देखकर वह खुश हो जाता है और साथ में उदास भी हो जाता है। जब अपने पत्नी के बारे में पता करने की कोशिश करता है तो जो सच्चाई पता लगती है उसे जानकर वह रोने लगता है। दोस्तों, एक सच्चे प्यार करने वालों की दर्द भरी कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के जिला गोपालगंज की। उस व्यक्ति का नाम सुरेश होता है। 11 से 12 साल पहले सुरेश और राधिका की शादी होती है। राधिका एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। कम उम्र में उसकी शादी हो गई थी। सुरेश और राधिका दोनों बहुत ही प्यार भरा जीवन गुजार रहे थे, बेहतरीन लम्हे गुजार रहे थे। तभी जो सुरेश के परिवार वाले थे वह पति और पत्नी के बीच में दरार डालने की कोशिश करने लगते हैं, उनके जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश करते हैं। वह इसमें कामयाब भी हो जाते हैं क्योंकि सुरेश जो था वह बहुत ही कमाऊ लड़का था और कमा कमा कर अपने परिवार में पैसे देता था। और जब राधिका से उसकी शादी होती है तो राधिका ज्यादातर अपने मायके में ही रहती थी क्योंकि उसके अलावा उसके माँ बाप का कोई नहीं होता है। वो दो बहनें थी, बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, वो अपने पति के साथ गुजरात में रहती थी, तो इसीलिए माँ बाप की जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी और उन्हीं की वजह से वह ज्यादातर टाइम मायके में ही बिताती थी। दोस्तों, वह मायके में रहती थी तो सुरेश भी जब भी मुंबई से आता था तो ज्यादातर अपने ससुराल में ही अपने पत्नी के ही पास रहता था और कुछ पैसे भी उसको देता रहता था। तो उसके घर वालों ने, जो उसके भाई थे, वह 4 भाई होते हैं और उनकी जो पत्नियां थी, इन लोगों ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन वह सारा पैसा अपनी पत्नी के नाम देने लगे और हमारे हाथ में कुछ ना आए। तो इसीलिए दोस्तों, वो सारे के सारे उसके पीछे लग गए। वो मुंबई कमाता था तो उसका कान भरते थे कि तुम्हारी पत्नी बदचलन है, मायके में रहती है, उसका चाल चलन ठीक नहीं है, तुम पैसे देते हो, इधर उधर उड़ाती है, इनसे बात करती है, उनसे बात करती है, हमने उसको यहाँ पकड़ा वहाँ पकड़ा। तमाम तरह की बातें। इस कदर उनके जिंदगी में वो लोग जहर घोल देते हैं कि पति पत्नी एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। राधिका हमेशा के लिए अपने मायके चली जाती है और सुरेश जो था वह अपने भाइयों में, बंधुओं में रह जाता है और लगातार पैसे कमाकर अपने परिवार में देता रहा। साल में मुश्किल से 15 से 20 दिन के लिए अपने गांव आता था, बाकी वह मुंबई में ही रहता था। कंपनी का फॉरमैन था, अच्छे खासे पैसे कमाता था। लेकिन एक बार मुंबई में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसका पाँव टूट जाता है। वहां पर वह उसका इलाज करवाता है, प्लास्टर लगवाता है और यह सोचकर घर चला आता है कि घर पर मेरे इतने परिवार हैं, मेरी वहां पर देखभाल अच्छी तरीके से हो जाएगी, यहाँ पर 2-3 महीने में क्या करूँगा। लेकिन दोस्त, तो जब सुरेश घर आता है तो 6 महीने रुक जाता है और इन 6 महीनों के अंदर अंदर वह पाता है कि ये सारी दुनिया मतलब की है, सब पैसों के साथी हैं, पैसों के अलावा ना तो कोई रिश्ता है और ना तो कोई नाता है। दोस्तों, जैसे ही वह घर पे आता है तो उसके घर वाले कहते हैं कि मुंबई से यहाँ क्यों चले आए, वहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल हैं, अच्छी सुविधाएं हैं, वहीं पर रहते तो अच्छा होता। इस पर जो सुरेश था वो कहने लगा कि यहाँ हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, मैंने प्लास्टर लगवा लिया है, दवाई ले रखा हूँ, दवा चल रही है, बस मुझे आराम की जरूरत है, सुबह शाम गर्म और ताज़े खानों की जरूरत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मैं घर पर ही रहूंगा, परिवार के बीच में रहूंगा, थोड़ा मेरा मन भी बहलता रहेगा, इसी बहाने घर पर 2-4 महीने रुक जाऊंगा, नात रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाएगी,
लेकिन दोस्तों वो सुरेश जो अपने घर में हर महीने 25 से 30 हजार कमा कर देता था, जब उसकी कमाई रुक गई तो लोग उसको एक एक चीजों के लिए तरसा दिए। तो उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाने लगा कि उन लोगों से उसका दिल टूट गया। उसका प्लास्टर कटा ही था, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तभी उस पर मुंबई जाने के लिए दबाव बनाया जाने लगा कि घर में पैसों की किल्लत है, अब यहाँ रहकर क्या करोगे, जाओ वहाँ 4 पैसे कमाओ तभी घर चलेगा। अब यह सब बातें सुनने के बाद और जो उसके साथ बर्ताव किया जा रहा था, इन सब चीजों से दुखी हो गया और एक दिन बोल दिया कि अब मैं 1 पैसे तुम लोगों को नहीं दूंगा, तुम लोग अपना देखो मैं अपना देखूंगा। अपने रिश्तेदारों को बुलाया, घर में बंटवारा कर लिया और अपना हिस्सा लेकर अलग रहने लगा। अब दोस्तों सुरेश कमाता था तो 30 लाख अपने नाम जमा भी कर रखे थे। उसने एक घर बनवाना शुरू किया तो उसके परिवार वालों ने उस पर काफी विवाद किया और भी जो गांव वाले थे वो ताने मारते रहे कि तुम्हारा तो कोई है नहीं, ना आगे है ना पीछे है, किसके लिए घर बनवा रहे हो। अब दोस्तों इन सब चीजों से वह दुखी हो गया। बस एक दिन यूं ही उसे अपनी पत्नी की याद आने लगी। दोस्तों अगले दिन वो मोटरसाइकिल उठाता है, वहां से 70 किलोमीटर दूर उसके पत्नी का गांव था। वहां पर पहुंचता है तो दोस्तों वहां पर जमाना बदल चुका था। एक पुरानी चाय की दुकान थी जहां पर वह पहले बैठकर चाय पीता रहता था। अब की बार देखा तो दुकान बंद थी, कई सारे नए दुकान खुल चुके थे। फिलहाल वहां पर बैठा चाय पिया उन सब जगहों को निहारने लगा जहां पर उसकी पत्नी उसको विदा करने आती थी। जब भी वह ससुराल आता था उसकी पत्नी उसको जबरदस्ती रोक लिया करती थी। 2 दिन के लिए आता था, 20 दिन उसको रोक लेती थी और वहां तक चौराहे तक उसको विदा करने के लिए आती थी। यही सब जगह वो निहारने लगता है। उसके बाद चाय पीने के बाद सोचता है कि अच्छा चलो अब उसके घर चलकर देखता हूँ। दोस्तों मास्क लगा लेता है, हेलमेट लगा लेता है, बाइक पर बैठता है और बीच गांव में उसके ससुर का घर होता है। जब वहां पर जाता है घर के सामने तो देखता है कि उसके सास और ससुर दोनों जीवित थे। ससुर जी चारपाई पर बैठे थे और सास जो है वो सरसों के फसल को मसल रही थी, उसमें से सरसों निकाल रही थी। वहां पर खड़ा हो जाता है, उस घर को निहारने लगता है और कोई नहीं दिखता। 5 मिनट बीत जाते हैं, तभी उसकी सास आती है और कहती है भैया किससे मिलना है, किसके घर जाना है। सुरेश कहता है कि कहीं नहीं, बस यूं ही ऐसे ही इसी गांव में जाना है। दोस्तों दरवाजे की तरफ देख रहा था कि काश राधिका निकले या कोई और निकले, लेकिन वहां से कोई नहीं निकलता। वो फिर वापस आता है उसी चौराहे पर, वहां पर आधे घंटे बैठता है, इधर उधर निहारता है कि काश कोई दिख जाए, लेकिन राधिका नहीं दिखती। उसके बाद वो दुखी मन से अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। 2-3 किलोमीटर जाने के बाद ऐसे लगता है कि जैसे कोई उसे आवाज दे रहा हो कि कहाँ जा रहे हो, मुझे छोड़कर लौट आओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। दोस्तों वो 15 से 20 की स्पीड में बाइक चला रहा था, ऐसे लग रहा था कि ना जाऊं। दोस्तों बाइक रोक देता है और सोचता है कि चलो जिंदगी में फिर तो इधर कभी आना नहीं है, एक बार फिर लौट कर देखते हैं। और फिर वापस आता है, सोचता है चलो उस पोखरे पर देख लेता हूँ जहाँ पर गर्मियों के दिन में पूरा गांव लू से बचने के लिए इकट्ठा हो जाता था। उस बगीचे में वो भी जब जाता था तो वहां पर लोग हंसी मजाक किया करते थे। उधर बाइक मोड़ देता है और जब जाकर उस महिला के पास पहुंचता है जो बकरी के बच्चे को अपनी गोद में ले रखी थी, तो देखता है, हैरान रह जाता है, वह वही राधिका होती है। जब उसके पास बाइक रोकता है, राधिका उसको देखती है तो देखता है उसके मांग में सिंदूर है, लेकिन ना तो कोई गहना है ना तो कोई श्रृंगार है, फिर भी वही खूबसूरती, वही मासूमियत, वही सादगी, सब कुछ झलक रही थी। दोस्तों उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राधिका उसको निहारने लगती है, लेकिन जब कोई रिस्पांस वो नहीं देता है तो सोचती है होगा कोई आया होगा, तो वह अपना फिर से बकरी के बच्चे को प्यार करने लगती है। दोस्तों उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो उससे पूछता है कि वो बकरियां किसकी हैं, तो कहती है मेरी हैं।
तब सुरेश कहता है मुझे एक चाहिए। राधिका कहती है कि नहीं, अभी बिकने लायक नहीं है, अभी ये छोटी छोटी हैं, अभी तैयार नहीं है। तब सुरेश बोलता है मुझे पालने के लिए ही चाहिए, मुझे छोटी ही बकरी चाहिए। अब सुरेश जब राधिका से बातें करता है तो दोस्तों राधिका सुरेश की आवाज को पहचान जाती है। जब उसकी आवाज को पहचान जाती है तो उसका सीना जोर जोर से धड़कने लगता है। वो जोर जोर से सांसें लेने लगती है, उठ के खड़ी हो जाती है और कहती है कि अपना हेलमेट उतारो। तो सुरेश कहता है कि मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूँ, मैं ऐसे ही बकरी के बारे में पूछ रहा हूँ। लेकिन राधिका कहती है कि नहीं, प्लीज आप अपना हेलमेट उतारो। एक बार दोस्तों बाइक को खड़ी कर देता है, बाइक से उतर जाता है और अपना हेलमेट उतार देता है। जैसे ही वह अपना हेलमेट उतारता है, जब उसके चेहरे को देखती है तो दौड़ के उसके सीने से लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। सुरेश भी रोने लगता है। राधिका कहती है कि यहाँ पर तुम कैसे आ गए? इतने दिनों तक तुम कहाँ थे? मैं तुम्हारा रास्ता देख रही थी, मेरी आत्मा तुम्हें देखने के लिए तरस गई थी। तुम कहाँ थे? आज भूलकर कैसे इधर आ गए? सुरेश कहता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो राधिका कहती है कि झूठ मत बोलो, मेरी जान निकल जाएगी, मैं कुछ कर लूंगी, सच सच बताओ तुम यहाँ पर कैसे आ गए? इतने दिनों बाद सुरेश कहता मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ। दोस्तों एक बार फिर उससे अलग होती है, उसका चेहरा निहारती है और एक बार फिर उससे लिपट जाती है। ये वाकया जो है दूर से दो औरतें देख रही थी, वो भी उसकी तरफ बढ़ते चली आती हैं। सुरेश उसको चुप कराता है, बोलता है चुप रहो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। लेकिन राधिका जो है उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसको देख के एकदम पागल हो चुकी थी, उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोस्तों जो औरतें आती हैं उनमें से एक राधिका की चाची लगती है, सुरेश को देखते ही पहचान जाती है और बोलती है क्या भैया, कहाँ से आ गए तुम? इतने दिनों तक कहाँ पर थे? आज इधर की कैसे याद आ गई? दोस्तों कहता है कि पहले आप इनको चुप कराओ, फिर मैं बात बताता हूँ। उसकी चाची जो है राधिका को उससे अलग करती है, चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन वह बस रोए ही जा रही थी, रोए ही जा रही थी, उसका हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। दोस्तों सुरेश जो है खुद को संभालता है, लेकिन अपने पत्नी का इतना प्यार देखकर वह भी रोने लगता है। तो उसकी चाची जो है दोनों को समझाती है और कहती है भैया देखो, इतने दिनों तक तुम उसे छोड़ दिए थे, लेकिन आज भी देखो यह तुम्हारे नाम पर सिंदूर लगाती है। हम कहते हैं कि क्यों लगाती हो जब पति साथ नहीं रहता? तो कहती है कि साथ में नहीं रहता तो क्या हुआ, मर तो नहीं गया है, जिंदा है कहीं ना कहीं, तो मैं इसीलिए लगाती हूँ और इसी बहाने उसको याद करती रहती हूँ। तो देखो भैया, ये अभी भी तुम्हारे नाम पर अपनी जिंदगी काट रही है, ये स्कूल में काम करती है, वहाँ से पैसे मिलते हैं और इन बकरियों से 3000 साल में इसको मिल जाता है। बूढ़े माँ बाप है, उनकी दवाई का खर्चा है, किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी गुजार रही है। भैया तुम तो छोड़ के चले गए, बाल बच्चे वाले हो गए होंगे, तुम्हारा क्या पूछना, लेकिन आज देखो कैसे फिर भी पागल की तरह तुमसे लिपट के रोए जा रही है। तो सुरेश कहता है कि नहीं चाची, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, मैंने भी शादी नहीं करी है, मैं भी अकेला ही हूँ। चाची मैं तो राधिका से मिलने आया हूँ, या यूँ कहो कि मैं इसको लेने आया हूँ। दोस्तों जब उसकी चाची यह बात सुनती है बहुत खुश होती है, रोने लगती है। चाची कहती है क्यों नहीं जाएगी, जरूर जाएगी। दोस्तों फिर सारे लोग बैठ जाते हैं, राधिका उसको निहारे जा रही थी और साथ में कहती है कि कैसे उसके घर वालों ने इन दोनों की जिंदगी में जहर घोल दिया। वो फिर उसकी चाची कहती है कि देखो ये सब भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ, अब आगे की शुरुआत करो, एक बार फिर से तुम दोनों अपना घर बसा लो। फिर राधिका कहती है कि मेरी आत्मा इनसे मिलने के लिए तरस रही थी, मैंने इनको देख लिया, मिल लिया, लेकिन मैं अपने माँ बाप को उनके अंतिम दिनों में इस तरीके से छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सुरेश कहता है कि सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि मैं सबको लेकर चलूंगा, मैं घर बनवा रहा हूँ, घर वालों से मैं बिल्कुल अब अलग हो चुका हूँ और महीने 2 महीने में घर बन जाएगा
और उसके बाद हम सारे लोग साथ में चल चलेंगे। दोस्तों उसके बाद सुरेश कहता है, अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो उसके बाद वो घर पे जाता है, वहीं पर रुक जाता है राधिका के पास ही। और एक बार फिर से दोनों की दुनिया बदल जाती है। 5-6 दिन वहीं पर रुक जाता है और उसके बाद अपने घर चला जाता है, अपना घर बनवाता है और फिर आकर राधिका को उसके माता पिता को बहुत ही इज्जत से बहुत शांत से अपने घर लेकर जाता है। दोस्तों जब यह गांव वाले देखते हैं, उसके घर वाले देखते हैं, दंग रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं। एक बार फिर उसके घर वाले उसकी जिंदगी में जहर घोलने के लिए पहुंचते हैं और कहते हैं, इसको लाने की क्या जरूरत है। 10-12 साल पता नहीं क्या कर रही थी, कितने कर्म किए, कहाँ घूमी, इसको लाने की क्या जरूरत थी। तुम कहते तो हम तुम्हारी नई शादी करवा देते। लेकिन दोस्तों यह भी सच बात था कि जब भी सुरेश की दूसरी शादी के लिए कोई आता था तो यही लोग उसको भड़का देते थे कि लड़का जुआरी है, पीता है, एक छोड़ के भाग गई तो तुम अपने बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। यही लोग उसकी शादी नहीं करने दे रहे थे और जब ले आया तो उससे इस तरीके से बात कर रहे थे कि ये पता नहीं कौन से कर्म कर रही थी, तुम इसको लेकर चले आए। दोस्तों सुरेश उठता है और कहता है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, आइंदा मेरे दरवाजे पर दिखाई मत देना। दोस्तों वो लोग समझ चुके थे कि अब हमारी दाल गलने वाली नहीं है। दोस्तों ये 2022 की बात है, तब से राधिका और सुरेश एक बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों यह रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और जरा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।